अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदीज मील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने आपसे थोड़े दिन पहले ये कहा था कि हमारे एक दोस्त आ रहे हैं नेदरलैंड से, जो स्टडी बेस पे पाकिस्तान से इटली आए थे और उसके बाद फिर नेदरलैंड शिफ्ट हो गए। ये पाकिस्तान से स्टडी बेस पे कैसे आए और आप दोस्त कैसे अपनी कंट्री से, इंडिया या पाकिस्तान से, कैसे स्टडी बेस पे इटली में आ सकते हैं, फिर यहाँ पे आप तालीम कैसे कर सकते हैं, कितने एक्सपेंस होते हैं। और अगर मैं इनके स्टेटस की बात करूं कि ये जब यहाँ पे आए तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने यहाँ पे जॉब की, जॉब करने के साथ साथ फिर इसके बाद ये आगे नेदरलैंड में मूव हो गए अमेरिकन कंपनी के अंदर। तो आज इनसे जानेंगे कि आप में से जो कोई भी पाकिस्तान से इटली या इंडिया से इटली स्टडी बेस पे आना चाहते हैं, क्या एक्सपेंस होगा, कितने एक्सपेंसेस होंगे, कैसे आप यहाँ पे अपनी जॉब को या अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको स्टडी के अंदर मिलती हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं, XYZ। आप सारा का जितना कुछ भी है ये सब कुछ आप इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। और इससे भरकर भी अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्ट भी जुनेद भाई से रब्ता कर सकते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि इनसे रब्ता आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जुनेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मदील, क्या हाल है आपके क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, सब है रीत है। जुनेद, सबसे पहले तो आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आप पाकिस्तान किस सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं जनाब पाकिस्तान की सिटी सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और स्पेसिफ़िकली सियालकोट कश्मीरी मोहल्ला से बिलोंग करता हूँ। अभी अब ये बताएं कि आपने पाकिस्तान से ये जर्नी स्टार्ट की है स्टडी बेस की, कैसे स्टार्ट की है? तो जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में मैं क्या कर रहा था, ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, सिविल इंजीनियरिंग। लाहौर में यूनिवर्सिटी है, UET लाहौर, कुछ बच्चों को पता भी होगा जो मतलब पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं आगे। तो मैंने वहाँ 4 साल का ये बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किया था। अपना कोर्स तो नहीं, इंजीनियरिंग डिग्री की थी, ठीक है। उसके जब मेरी वो डिग्री आखिरी साल था, जब मेरा 7वां सेमेस्टर चल रहा था, आखिरी साल होता है, उस आखिरी साल में मैंने ढूंढना शुरू कर दिया था पूरे यूरोप में कि कहाँ जाके मैं पढ़ सकता हूँ और इम्पॉर्टेंट बात, कहाँ जाके मैं फ्री पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने अपनी कोई 5-6 कंट्रीज़ की रिसर्च की थी, इसमें नेदरलैंड भी था, जिसमें इटली भी था, जिसमें UK भी था, जिसमें जर्मनी भी था, उसमें मुझे ये पता चला कि इटली एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ स्टडी वीज़ा भी आसानी से मिल जाते हैं और इसके साथ साथ आपको फुली फंडेड, मतलब फ्री एजुकेशन, साथ रहने के लिए पैसे वगैरह भी देते हैं। तो वो मैंने 7वें सेमेस्टर में ना फ़ैसला किया था। तो फिर उधर तब मैंने फाइनलाइज़ किया था कि मैं ये वाली यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। मिलान में यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है पॉलीटेक्निको दी मिलानो, मतलब इटालियन में ये नाम है। इसी तरह पॉलीटेक्निको दी टोरिनो जो ट्यूरिन की यूनिवर्सिटी है, इसी तरह पॉलीटेक्निको दी बोलोनिया, फ्लोरेंस, रोमा, और इस तरह हर शहर में यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन जिसमें मैं गया था अल्हम्दुलिल्लाह वो इटली की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो उसके वीज़े भी बड़े जल्दी लगते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। खैर, मैंने आइल्स का एग्ज़ाम किया। फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी डिसाइड कर ली, जाहिर सी बात है, फिर आइल्स का पहला स्टेप, आइल्स का एग्ज़ाम किया। एग्ज़ाम जब कर लिया, फिर साथ ही मैंने एडमिशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। एडमिशन मैं यहाँ पे आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि जब पाकिस्तान से कोई भी दोस्त हमारा स्टडी बेस पे बाहर आना चाहता है, अब्रॉड के अंदर, यूरोप के अंदर, बेसिकली उसको क्या चीज़ चाहिए? दोस्त पूछते हैं कि क्या वो FA बेस पे, इंटरमीडिएट बेस पे अप्लाई करे या ग्रेजुएशन बेस पे, जैसे सेमेस्टर वाइज सिस्टम है, BSc BA, ठीक है, इस बेस पे अप्लाई करे? क्या दोनों बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? FA वाले भी और BA वाले भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं? जी देखें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप बैचलर्स बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो और FSc बेस पे भी कर सकते हो। अगर तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, मेरी जो सजेशन है एक, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो और आपको लगता है कि आप पाकिस्तान की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री कर सकते हो, तो पहले उधर चले जाओ, ठीक है। क्योंकि जब बैचलर्स के बाद आप आते हो ना मास्टर डिग्री करने, फिर आपको यहाँ ज़्यादा अहमियत मिलती है, आपको ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं स्कॉलरशिप मिलने के। जब आप FSc या कोई ICOM करके आते हो ना, उसमें ये होता है कि उसमें वीज़े के चांस भी थोड़े कम है और उसमें स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन उसमें कंपटीशन मतलब ज़्यादा है। तो
दोनों चीज़ों का मैंने बता दिया है, कैसे आ सकते हो और कैसे नहीं आ, मतलब किस में आना बेहतर है, या आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। सेकंड सवाल ये है कि अब ये बताएं कि दोस्त पूछते हैं कि हम पाकिस्तान में बैठ के, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, पाकिस्तान में बैठ के हम यूरोप में कैसे अप्लाई करें, क्या प्रोसेस है। अब आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपने कैसे अप्लाई किया, मतलब बैकग्राउंड क्या है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि सबसे पहले मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, ठीक है। वो मैंने सारा बताया पहले कि वो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपने मतलब आप लिखो गूगल पे कि यूनिवर्सिटीज़ इन इटली, तो वो लिस्ट आ जाती है। आप हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, आपने जो कोर्स पढ़ना है, मिसाल के तौर पे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपने मैनेजमेंट पढ़नी है, आपने इंजीनियरिंग पढ़नी है, आप वो कोर्स सर्च करो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। उस कोर्स की जाके रिक्वायरमेंट देखो कि यार इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है। 60% मार्क्स चाहिए। CGPA, जब आप यूनिवर्सिटी से निकलते हो पाकिस्तान से, आपके CGPA कितना है, आपका 3.3 है। नॉर्मली इधर 3.3 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। फिर आप वो चेक करते हो, फिर आप ये देखते हो अच्छा इसके बाद और क्या रिक्वायरमेंट है। आइल्स रिक्वायरमेंट होगी 5 है, रिक्वायरमेंट 5.5 है। जैसे मास्टर डिग्री के लिए आना है तो 6 है, ठीक है। आप ये चीज़ें फिर आप देखते हो। और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, मोटिवेशनल लेटर रिक्वायरमेंट है, CV रिक्वायरमेंट है, आपकी डिग्री की कॉपियाँ रिक्वायरमेंट है, आपके प्रोफेसरों के रेफरेंस लेटर चाहिए। जब वो सारी चीज़ें आप कंपाइल करके फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। पहले यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई कर देते हो, यहाँ पे एक सवाल है कि जब आप सारी चीज़ें कंपाइल करते हैं तो इन सब चीज़ों को आपने अटैच करवाना होता है फॉरेन ऑफिस और हर जगह से, या डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तब आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई ऐसे भी कर सकते हो, ठीक और है। कितनी फ़ीस होती है अप्लाई करने की। डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में कर रहे हो। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की फ़ीस 50 यूरो थी। कुछ की नहीं भी होती, कुछ ही होती है, मतलब ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 150 यूरो होगी, इससे ऊपर नहीं हो सकती। और इटली में जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो आपने ये चीज़ भी देखनी होती है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज दे रही है या इटालियन, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को तो इटालियन नहीं आती होती ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ऑब्वियसली वो आपने देखना है ना। जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, आप देखोगे ना कि आपने क्या करना है। अब आप इटालियन में तो नहीं आ सकते ना। हाँ, अगर आपकी इटालियन बहुत अच्छी है या आपको लगता है कि आप इटालियन सीख लोगे, जो कि बहुत कम चांस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, तो आप बेहतर कोशिश यही करोगे कि आप इंग्लिश में आओ, ठीक है। तो वो इसलिए आइल्स करना है। अगर इंग्लिश पढ़ने के लिए आना है, इंग्लिश में कोर्स करने के लिए आना है, तो फिर आइल्स करना है ना। अदरवाइज तो आइल्स ही ना करना, ठीक है। तो ये अच्छा, फिर मैं वही बता रहा था कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हो, फिर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर दे देती है। जब आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है ना, वो एडमिशन लेटर के साथ आप जो है ना, आप अप्लाई करते हो एम्बेसी में। आप एम्बेसी में जाते हो और आप एम्बेसी में होते हो प्री एनरोल होता है कि मैं मतलब ये बच्चा यूनिवर्सिटी आएगा, ठीक है। और उस प्री एनरोल के साथ साथ आप वीज़ा भी अप्लाई कर देते हो एम्बेसी में। और वीज़ा अप्लाई करने की, जब मैं आया था 2016 में, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट थी 12 लाख, ठीक है। तो लेकिन अब मैंने सुना है कि अब तो शायद बैंक स्टेटमेंट भी कुछ 25-30 लाख की मांगते हैं, ठीक है। तो एम्बेसी में आप अप्लाई करते हो, प्री इनरोल होते हो, एम्बेसी में अप्लाई करते हो, फिर वीज़ा मिलता है, ठीक है। जब आप वीज़ा ले लेते हो, फिर वीज़ा लेके आप इधर आते हो। इधर आ गए, जब आपका वीज़ा लगता है 3 महीने का, इतना वीज़ा लेके आप इधर आते हो, फिर इधर आप इनरोल होते हो। पहले आपने क्या किया, प्री इनरोल, ठीक। अब आप इनरोल हो गए यूनिवर्सिटी में, वो इनरोलमेंट का लेटर मिलता है। वो लेटर जाके आपने यहाँ, जिसको हम कस्तूरा बोलते हैं, पुलिस स्टेशन, वहाँ जाके देना होता है। मतलब आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। फिर आपको वो रेजिडेंस परमिट, जिसको हम इटालियन में परमेसो दी सोजोर्नो बोलते हैं, रेजिडेंस परमिट, वो मिल जाता है। फिर आप आराम से उस परमिट पे पढ़ें। यहाँ पे एक सवाल है कि वो जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी होती है, मुकम्मल फ़ीस कितनी होती है, और वो फ़ीस कब पे करनी होती है, क्या पहले या फिर यहाँ पहुँच के। देखें जी, अगर आपने तो स्कॉलरशिप पे आना है, जैसे मैं आया था, मेरी टोटल फुली फंडेड थी, ठीक है। मतलब मैंने 1 रुपया भी पे नहीं किया था, ना फीस ना रिहाइश। मुझे रिहाइश फ्री थी, फ़ीस नहीं देनी थी। पर मंथ मुझे 350 यूरो मिलता था, ठीक है। और 2 साल तक ये मिलना था, नहीं सॉरी 2.5 साल तक मिलना था। तो 2.5 साल में मेरी डिग्री हो जानी थी। तो 2.5 साल में मुझे आराम से ये सब कुछ मिला है, जिसमें मैंने ये सारा किया। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती हैं स्कॉलरशिप, कुछ नहीं देती। मैं स्कॉलरशिप का नाम बता देता हूँ, जो कि यहाँ इटली में ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी में है। उसका नाम है DSU, ठीक है। वो जब आपका एडमिशन हो जाता है, उस एडमिशन होने के बाद वीज़ा लगने, अप्लाई करने से भी पहले आप उसका भी फॉर्म जमा कर देते हो,
और वो स्कॉलरशिप्स ये कह लें कि अगर कोई बच्चा मास्टर डिग्री करने आ रहा है ना, उस बच्चे की 80% 90% में कह रहे तुम 100% अब स्कॉलरशिप लगेगी ज़बरदस्त। अगर आप मास्टर करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मास्टर्स करने वाला जो आ रहा होता है ना, वो इनके लिए क्रीम है। वो ऐसा बंदा आ रहा है जो ऑलरेडी एजुकेटेड है, ऑलरेडी पढ़ा लिखा है, ऑलरेडी उसने कुछ अचीव किया हुआ है। अब जो 12 करके आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसने अचीव नहीं कुछ किया, लेकिन उसने अभी डिग्री नहीं की, डिग्री नहीं की, हाँ। ठीक है, उनकी भी स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत है, ठीक है, और उनके वीज़े भी कम है, क्योंकि एम्बेसी वाले भी कहते हैं कि यार बच्चा मास्टर के लिए जा रहा है तो इसका ज़्यादा वो करना है। लेकिन एट द सेम टाइम जो जो 12 की है, मैं उनको भी डीमोटिवेट नहीं करूँगा, मैं उनको भी बोलूँगा कि अगर आप छोटी एज में यहाँ आ जाते हो, मतलब 12-19 साल की उम्र में कर लेता है, इस एज में आप यहाँ आ जाते हो, आप जब यहाँ डिग्री कर लोगे बैचलर, फिर उसके बाद बैचलर जब तुम कर लोगे ना, आप एक बम बन जाओगे मेरी नज़र में, जो कि एक जिसको सब कुछ आता होगा। ठीक है जुनैद, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा दोस्तों के लिए कि अगर आप तो आए फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर यूनिवर्सिटी की फीसिस कितनी होती हैं, डिपेंड करता है जैसे कोर्सेज पे, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी फुल फीस कितनी होती है और कितनी फ़ीस आप पहले पे करके आ सकते हैं? मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी, अगर मुझे देनी होती तो वो थी 3300 यूरो एक साल की। अब मुझे नहीं पता, 2016 की बात है, शायद अब ज़्यादा हो, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 5000 होगी, 5000 यूरो बात कर रहा हूँ। 3300 यूरो थी, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब साल में 2 इंस्टॉलमेंटें होती थी। फर्स्ट इंस्टॉल नहीं, सॉरी, 3 इंस्टॉलमेंटें होती थी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यही कोई डिवाइड कर लें 3300 को 4 पे, 800 यूरो। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट बोला मैंने, 3 तो फिर 1100 यूरो। ठीक हो गया। और ये हो गया। और अभी ये बताएं कि अगर जो दोस्त फ़र्ज़ करें कि इस पे नहीं आते, जैसे कि आपने बताया जब पाकिस्तान से आना, तो उसी टाइम तो नहीं ना आपका वो स्कॉलरशिप लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा? नहीं, मेरे केस में मेरी स्कॉलरशिप पहले लग चुकी थी, मुझे पता था कि मैं स्कॉलरशिप लगवा के जा रहा हूँ। लेकिन वो जो आप पाकिस्तान से चल के इटली में आए हैं आप, वो फीसिस और वो कितना, या यूनिवर्सिटी ने पहले आपसे कोई फ़ीस ली थी कुछ आने के लिए, या सिर्फ वो 150 यूरो ही दिया था? सिर्फ 150 यूरो लिया था मेरे केस में। ठीक है। अगेन हर एक का केस डिफरेंट हो सकता है, कुछ को शायद फ़ीस पहले देनी पड़े। कितनी फ़ीस पहले देनी पड़ सकता बताया मैंने आगे कि जितनी फ़ीस होगी उसका 3 गुना, है? ओह सॉरी 1/3, 1/3। 33%। और आपने पहले सवाल किया था डिग्री अटेस्टेशन करवानी पड़ती है, मुझे मिस कर गया था। जब वीज़ा अप्लाई करना है ना, तब डिग्रियाँ टेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, हायर एजुकेशन कमीशन से, HEC से, बोर्ड से, वो सारी डिग्रियाँ आपकी टेस्ट होनी चाहिए। और इटालियन में कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है? करवाने की ज़रूरत है। जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपको अपनी डिग्रियाँ ट्रांसलेट करवानी है इटालियन लैंग्वेज में। पहले कन्वर्ट करवा के फिर अटैच करवानी है, या अटैच? बिल्कुल, पहले कन्वर्ट करवा के, सब कुछ पहले कन्वर्ट करवा के, फिर उसके बाद ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकापियाँ टेस्ट करवानी होती हैं। और ओरिजिनल सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे लेकर आने हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिल्कुल यहाँ लेके आने हैं, उसके बगैर आप एनरोल नहीं होंगे। ये चीज़ होगी। और जुनैद, अब ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान से आए हैं तो कितना प्रोसेस लगा पाकिस्तान से इटली स्टडी बेस पे आने का? अच्छा, तो मैंने शुरू किया था 7वें सेमेस्टर में, राइट? तो वो बनता था जनाब नवंबर समझ लें, मैं नवंबर में स्टार्ट किया, किसी साल के नवंबर में स्टार्ट किया था मैंने, और फिर मैं यहाँ आ गया था सितंबर में, तो यही कह दें 9 महीने। यानी कि अगर कोई भी स्टडी बेस पे अप्लाई करता है तो वो 8 से 9 महीने के अंदर आ सकता है इजीली। हाँ बिल्कुल। बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि ये जो बैंक स्टेटमेंट है, ये बैंक स्टेटमेंट किसकी लगेगी? भाई की लगेगी, वालदा की लगेगी, या वाले साहब की लगेगी? बेस्ट केस जो है वो तो ये है कि मतलब वालिद या वालदा, ठीक है, क्योंकि वो आपके गार्डियन है, ठीक है। भाई उस केस में लग सकती है जब आप उसको प्रूव करो कि ये मेरा गार्डियन है। वो कैसे आप कर सकते हो? वो अथॉरिटी लेटर होता है, वो आपका भाई लिख के दे सकता है कि यार मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन बेस्ट जो मैं अगेन बेस्ट केस है कि आपके वालिद की हो, और उसमें जो वालिद की जितनी भी सैलरी की, वो उसमें स्लिप्स भी चाहिए, प्रूफ भी चाहिए? नहीं, बैंक स्टेटमेंट में नहीं। मैं आपको अपने टाइम का बताता हूँ। हमारे टाइम पे इतना फ्री था सिस्टम कि एक मेरा दोस्त था, उसकी 4 लाख बैंक स्टेटमेंट ही वीज़ा लग गया था। 4 लाख। यानी कि ये बात ये है कि किसी का जैक भी लग सकता है। अगर आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे, जितने अच्छे ग्रेड होंगे, तो ये भी है कि भाई आप क्रीम की तरह यहाँ आ जाएं, पता भी ना चले। और बहुत से लोगों के ऐसे जैक लगता भी है, जैसे माशाल्लाह जुनैद भाई हैं। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी ना आपकी,
उतने ज़्यादा चांस है वीज़ा लगने के, जितनी मतलब नीचे लेवल पे यूनिवर्सिटी होगी उतने कम है। ठीक है, तो ये एक क्योंकि उनको पता है कि किस यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है ना, मतलब किसी यूनिवर्सिटी का लेवल ऊपर है तो इसके वीज़े रिजेक्ट नहीं करने, जो इधर बच्चा जा रहा है मतलब उसका लेवल है। और जब आप यहाँ पे आए थे एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे आपको किसने किसने रिसीव किया? हाँ, एयरपोर्ट पे जब आए थे हम एक्चुअली 3 फ्रेंड्स थे, हम इकट्ठे ही आए थे। हम तीनों ने इकट्ठे प्रोसेस किया था, वो भी एक बड़ी हेल्प हो गई थी हमें, क्योंकि हम भी किसी को नहीं जानते थे, हमने भी किसी से इन्फॉर्मेशन नहीं ली थी। यकीन करें खुद ही सब कुछ सर्च किया था, फिर हमारा कांटेक्ट हो गया था। हाँ, एक चीज़ होती है, आप खुद भी हाथ पाँव मारें। हमारे बच्चे होते हैं, मैंने मोस्टली मतलब मैं भी ज़ाहिर बात है सियालकोट से हूँ, हमारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं बस हमारा हाथ पकड़ो और हमें ना साथ ले जाओ। ऐसे नहीं होता। यकीन करें मैंने खुद मेरे दोस्तों के साथ मिलके, अल्लाह का शुक्र है हम तीनों इकट्ठे थे जिसकी वजह से हेल्प हो गई, तो हमने खुद रास्ते ढूंढे, हमने खुद इन्फॉर्मेशन ली। अच्छा, फेसबुक से ये वाला पेज है, ये वाला ग्रुप है, इस बंदे से ये वाली इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो एक वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता था, दो कहीं से लेते थे, वो इकट्ठी होती थी, फिर एक इन्फॉर्मेशन सही वाली निकल के सामने आती थी। तो ख़ुद भी आपने फ़ेसबुक पे जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है। उधर लोग होते हैं, फ़ेसबुक के ग्रुप बने हुए हैं, पाकिस्तान स्टूडेंट्स इन इटली, इस तरह के बहुत ग्रुप हैं। आप उधर पोस्ट कर दें कि यार मैं ऐसे ऐसे मैं आना चाह रहा हूँ, मुझे कोई गाइड कर दे, आपको 1000 लोग मिल जाएंगे जो गाइड करेंगे। आप मेरे से पूछें, मैं अदील को मैंने बोला कि आप मेरा चैनल वो मेंशन करेगा, आप मेरे से पूछें, आप अदील से पूछें। तो मैं दिली यकीन करें, मैं दिल से चाहता हूँ कि पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ आएँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी कंट्री का एक अच्छा इमेज दें और अपनी कंट्री के लिए आगे चल के बहुत कुछ हम बेहतर कर सकें, क्योंकि यहाँ आके हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ लर्न करते हैं, और वो हम अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वो चीज़ें जो हमारे मुल्क में कुछ ठीक नहीं हो रही, हम देख सकते हैं कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और जुनेद, इसके अलावा ये है कि जब आप यहाँ पे आए तो आपको वो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए इसी तरह जब फेसबुक पे रब्ता हुआ, एक फ्रेंड था, फ्रेंड तो नहीं था मतलब बाद में वो फ्रेंड बन गया, बट उससे रब्ता हुआ, वो लड़का पढ़ता था ऑलरेडी वहाँ, कराची से था। उसने हमें बोला कि आप कब आओगे, हमने बताया हम इस वक्त आएंगे। फिर उसने हमें थोड़ा गाइड किया, वो एयरपोर्ट पे तो नहीं लेने आ सकता था, वो भी स्टूडेंट था, तो उसने हमें गाइड किया कि आप ऐसे ऐसे एयरपोर्ट पे उतरो, आप ये वाली ट्रेन लो, आप यहाँ आ जाओ। फिर हम वहाँ चले गए, वहाँ से उसने फिर हमें पिक कर लिया, फिर हमने जहाँ जाना था उसने वहाँ हमें हमारे जो अकोमोडेशन थी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली हुई, उसने फिर हमें वहाँ लेके गया। उसने हमें सारा बताया कि कैसे अगले दिन यूनिवर्सिटी जाना है, कैसे क्या करना है। फिर शुरू वाले दिन बड़े चैलेंजिंग होते हैं, नो डाउट, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, खाना बनाने की टेंशन, ये वो समझ नहीं आ रही होती कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। जब मैं आया था तब बहुत कम पाकिस्तानी थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जब हम आए थे बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन उस लड़के ने काफ़ी हेल्प की थी। फिर यही समझ लें 1 महीना लगा था, तो हम सारे को सिस्टम में हो गए। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, क्या आपने पाकिस्तानी गर्ल्स भी स्टूडेंट्स देखे हैं यहाँ पे, जैसे कराची से, इस्लामाबाद से, पेशावर से? जी जी, बहुत ज़्यादा देखी है। मतलब ऑब्वियसली लड़कों से कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं ज़्यादातर रहा हूँ मास्टर स्टूडेंट्स के सराउंडिंग में, वहाँ मैंने लड़कियाँ देखी हैं, बहुत ज़्यादा लड़कियाँ देखी हैं। सियालकोट की भी हैं, हमारी अपनी सिटी की भी लड़कियाँ हैं, लाहौर की भी हैं, इस्लामाबाद, हर जगह की। वेल जुनेद, ये तो जुनेद ने आप लोगों को गाइड किया कि कैसे आप स्टडी बेस पे, कैसे आप पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज़ आपको मोटी मोटी बता दिया, जिसमें आपके लिए ये है कि अब आप कैसे हर चीज़ को कलेक्ट करके खुद अप्लाई करते हैं। हमारी ये प्रेफरेंस है कि हर वो स्टूडेंट जो चाहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मैंने आपको वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। इसके साथ साथ ये है कि देखिए, फेसबुक पे यूनिवर्सिटीज़ के अपने पेज हैं, यूट्यूब के ऊपर हैं, उसके बाद गूगल के ऊपर हैं, आप उससे भी सर्च कर सकते हैं। नॉलेज जैसे बताया कि आप इकट्ठा करके ले सकते हैं। और इसके अलावा जुनेद भाई का अपना चैनल है, मैं आप इस पेज के ऊपर आपको साथ चैनल भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको दे रहा हूँ कि इनका चैनल है। आप स्टडी बेस के लिए अगर आपको ये समझ नहीं आती, तो आप खुद भी अपने व्लॉग्स के अंदर आपको हर चीज़ गाइड करते रहेंगे, कैसे आप स्टडी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं और किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा भी कौन कौन सी कंट्री पे जहाँ पे स्टूडेंट जा रहे हैं, इनके व्लॉग्स आने वाले हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। और तो मैं अपनी व्लॉगिंग के बारे में बताने लगा था कि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, और मैं सब स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियोस आएंगी, तो होपफुली आप लोगों को काफ़ी गाइडेंस मिलेगी इस हवाले से। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस वीडियो में आपने बताया कि कैसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे कि कैसे जुनेद यहाँ आके स्टडी को कंप्लीट करते हुए कैसे जॉब स्टार्ट की, कौन सी जॉब स्टार्ट की और इस जॉब के अंदर क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या सहूलियात हैं, सब कुछ XYZ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज की इस वीडियो में जुनेद भाई आप सबको बताने वाले हैं कि जितने भी इटली के अंदर स्टूडेंट्स आने वाले हैं या जो लोग आ चुके हैं स्टडी बेस के ऊपर, आप जब यहाँ पे स्टडी कंप्लीट करते हैं तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपका क्या स्टेटस होता है, इससे आगे का क्या लाइफ स्टाइल है, कैसे आपको यहाँ पे जॉब मिलती है और जॉब के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या सहूलियात हैं, सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली हैं। इस वीडियो को बगैर स्किप किए आप आखिर तक देखिएगा और जी हाँ, लाइक शेयर और फॉलो करना ना भूलिएगा। तो आइए चलते हैं जुनेद भाई से पूछते हैं कि जुनेद भाई सबसे पहले आप ये बताएं कि स्टडी के बाद का यहाँ पे क्या फेस है, क्या लाइफ है यहाँ पे। तो बेसिकली जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आपका यहाँ जो स्टेटस होता है वो स्टूडेंट होता है। तो आपको जो रेजिडेंस परमिट मिलता है उसका जो स्टेटस होता है उसका नाम होता है स्टूडियो, यानी कि आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, जैसे ही आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं आप फ़ौरन अपने रेजिडेंस परमिट जो स्टूडेंट वाला है उसको तब्दील कर लेते हैं चरका लवोरो, जिसको बोलते हैं वर्क सर्च, यानी कि वो 1 साल का होता है। उस 1 साल के परमिट में आप बेसिकली आप जॉब सर्च कर सकते हो और आपको अलाउ होता है फुल टाइम काम करना, यानी कि 40 घंटे पर वीक। एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा, क्या आप जब वो चिरका लवोरो आपको सुजोर मिलती है उस पे आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, आप तो स्टूडियो में भी पाकिस्तान जा सकते हैं ना। आप जब स्टूडेंट आए हो तो आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप जब मर्ज़ी पाकिस्तान जाओ, जितनी बार मर्ज़ी जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। चरका लवोरो 1 साल का है, उस 1 साल के अंदर अंदर आपने जॉब लेनी है, चाहे उसके एक्सपायर होने के 1 दिन पहले जॉब मिल जाए, बस जॉब मिल जाए। ठीक है, अब ये बताएं कि आपको जॉब मिली कैसे, आपने कैसे जॉब अप्लाई की? गुड क्वेश्चन। इटली में जॉब जो है ना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, उसकी वजूहत है। इटली कल्चरली इंटरनेशनल इतना अभी वो नहीं है, समझ रहे हो ना। बन रहा है फ्यूचर में। 2011 के बाद से इटली में सिस्टम ये शुरू हुआ है। इस चीज़ में जर्मनी और दूसरी कंट्रीज़ बहुत आगे निकल गई हैं, पर इटली स्टिल कंपेटिटिव है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम लैंग्वेज। ठीक है, जॉब लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज, और भी वजूहत है। जॉब लेने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने डिग्री की है वहाँ का ना प्रोफाइल होता है, वहाँ की वेबसाइट होती है जहाँ पे ना कंपनियाँ अपनी जॉब्स लगाती हैं। कंपनियाँ अपनी जॉब्स लगाती हैं, आप वहाँ जॉब्स पे अप्लाई करते हो और फिर आपको वहाँ प्रेफरेंस मिलती है एज मतलब कैंडिडेट, क्योंकि आप उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और उसमें मोस्टली जो जॉब्स मिलती हैं वो मिलती हैं इंटर्नशिप्स। इटली में मोस्टली ये होता है कि पहले आप इंटर्नशिप मिलती है आपको 6 महीने की, जिसमें आपको 700-800 यूरो मिलता है, जो कि कम है, पर ठीक है, ना होने से बेहतर। तो आपको वो जो आपको स्टार्ट मिल जाता है। वंस आप जब उन 6 महीनों में उनको प्रूव कर देते हो अपनी वर्थ के, यार आई एम वर्थ इट और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्किल लेवल है, तो वो आपको बाद में फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। और जो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसका फर्स्ट जो मिलता है वो होता है डिटर्मिनातो, जिसको कहते हैं लिमिटेड टाइम पीरियड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब 1 साल का होता है, 6 महीने का भी होता है, 2 साल का भी होता है। उसके बाद अगर आप वो 1 साल जब वो पीरियड क्रॉस कर लेते हो डिटर्मिनातो का, फिर आपको मिल जाता है इनडिटर्मिनातो, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप फुल टाइम परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास। ठीक है, अच्छा, एक तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर दिया। ठीक है, दूसरा ये है कि एक वेबसाइट है इंडीड पे आप अप्लाई करो। फिर इसी तरह की 2-3 और वेबसाइट्स हैं, वो आप बाद में मेंशन कर दीजिएगा। इस टाइम मेरे ज़हन में इटली की वेबसाइट है अपनी कि आप वहाँ पे भी जॉब सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन खुद अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि आप उसके अलावा आप जो यहाँ पे जो एजेंसीज बनी हुई हैं वहाँ पर भी आप जाकर अप्लाई कर सकते मैं इसी पे आने लगा हूँ। जो मेरे लिए अभी तक, मैं माशाल्लाह चौथी जॉब है मेरी, जो मतलब मैंने चौथी कंपनी है मेरी, और अभी तक मैंने जो जितनी भी जॉब्स ली हैं ना, मैंने ली हैं लिंक्डइन। मेरी नज़र में लिंक्डइन से बेहतर है ही कोई नहीं। ठीक है, लिंक्डइन में एजेंसियां भी हैं, लिंक्डइन में कंपनियां भी हैं, लिंक्डइन में हर कुछ है। ठीक है, हर कुछ है, पंजाबी हर कोई है। तो लिंक्डइन में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपको बस लिंक्डइन यूज़ करना आना चाहिए। मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं, मुझे पहली जॉब इटालियन कंपनी ने दी थी,
और वो उन्होंने मुझे भेजा था इथोपिया। मतलब इधर से उन्होंने मुझे हायर करके इथोपिया भेजा था। वो भी क्या हुआ था, लिंक्डइन पे जॉब नज़र आई, जो जिस औरत ने वो जॉब पोस्ट की हुई थी, एचआर बोलते हैं, रिक्रूटर बोलते हैं, उसको मैंने मैसेज किया। उसने मुझे बोला सीवी सेंड करो, मैंने उसको सीवी सेंड की। उसने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया स्काइप पे, मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे रख लिया, मैं इथोपिया चला गया। ठीक है, ये इस तरह मेरी पहली जॉब हुई। तब उस वक्त तक आई गॉट लकी, मतलब मैंने ज़्यादा सर्च नहीं की थी, मुझे जॉब मिल गई मेरे केस में। लेकिन मैंने वहाँ 1 साल रहा, फिर मुझे वापस यूरोप में ही रहना था, तो मैं वापस यूरोप आया। अब उस फेज़ उधर, तब उस टाइम पे मैंने इस लिंक्डइन का सही इस्तेमाल करना शुरू किया। लिंक्डइन एक स्किल है, वो भी इस्तेमाल करना, उस पर जॉब ढूंढना एक स्किल है, मतलब उसको कैसे सर्च करना है, क्या चीज़ आपको आनी चाहिए, वो उस पर एक वीडियो कभी टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह व्लॉग लाजमी में आप बना बनाऊंगा। के। हाँ, उस वो एक स्किल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो जब मैंने इधर आया इथोपिया से, तो मैंने हर चीज़ उस पर देखी, अच्छा भाई कैसे देखना है, कैसी जॉब ढूंढनी है। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रिक बताता हूँ शॉर्ट। मैं क्या करता था, अगर किसी कंपनी में मुझे लगता है कि मेरी जॉब हो सकती है, मैं उस कंपनी का नाम खोलता था लिंक्डइन पे। आप नाम खोलोगे और उस नीचे ऑप्शंस आ जाती हैं, पीपल, जॉब्स, कि उस कंपनी में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं। आप जॉब्स ओपन करो। अच्छा, जॉब्स में अगर आपको लगता है कि यार अभी कोई जॉब नहीं है मेरी काबिल, अगर है तो अप्लाई कर दो, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप पीपल की उसमें जाओगे। उधर सारे रिक्रूटर होते हैं, सारे एचआर के लोग होते हैं जिन्होंने जॉब देनी है। ठीक है, उन लोगों को ऐड कर लो, जैसे हम फेसबुक पे फ्रेंड ऐड करते हैं, इस तरह वहाँ फ्रेंड तो नहीं, लेकिन वहाँ उनके कनेक्शन बन लो। ठीक है, फिर उनको मैसेज करो, एक अच्छा सा प्यारा सा अपने बारे में मैसेज बना लो, 5-6 लाइनों का। आई मोहम्मद आमिर, ये मैंने ये इंजीनियरिंग की हुई है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास चरका लबोरो है, या मेरे पास परमिट है, मैं जॉब कर सकता हूँ, तुम्हारी कंपनी में कोई जॉब हुई तो मेरे साथ रब्ता कर लेना, ये मेरी सीवी है। ठीक है, तो इस तरह वो आपको अप्रोच कर भी कर सकते हैं। तो ये मैं अगर आपको बताऊँ, लिंक्डइन पे जब मैं, याद है मुझे अभी भी, 2 महीने लगातार मैं हर रोज़ तकरीबन कोई 20 बंदों को मैसेज करता था। ठीक है, और यकीन करें 2 महीने बाद ना मेरे पास एट अ टाइम 3 जॉबें थी, जबरदस्त, क्या बात। और मुझे चूज़ करनी पड़ी थी कि मैंने किधर जाना है। ठीक है, और मैं उस टाइम मिलान में था, तो मुझे जॉब मिली पोर्देनोने में। तो फिर पोर्देनोने में इधर आया, चिमुलाई कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट इटालियन कंपनी है कंस्ट्रक्शन की। मैं उसमें एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम करता था, और इसी दौरान मेरी दिल से भी मुलाकात हुई इधर पोर्देनोन में। मैं पहले से जानते थे, लेकिन इधर मुलाकात दोबारा हुई। तो ये मेरी दूसरी जॉब मिली। अच्छा, जब मैंने पोर्देनोन में जॉब मैंने 1 साल कर ली, फिर मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मुझे दोबारा मिलान जाना है, क्योंकि मैं उधर रहता था, मेरे साथ ज़्यादा दोस्त वहाँ रहते थे। तो मैंने दोबारा लिंक्डइन का सहारा लिया, और यकीन करें जब मैंने दोबारा लिंक्डइन का सहारा लिया, उस टाइम मेरे पास 4 जॉबें थी एट अ टाइम, तब भी मुझे चूज़ करनी पड़ी। आई थिंक मैं लकी भी था, और एट द सेम टाइम मुझे पता था लिंक्डइन कैसे इस्तेमाल करना है। लिंक्डइन इस्तेमाल करना एक स्किल है, मैं बोलूँगा। जैसे हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ऊपर नीचे ये वो, लिंक्डइन भी वैसे ही है। अपनी अपनी आदत बनानी है कि यार मैंने लिंक्डइन भी वैसे ही यूज़ करना है जैसे मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने स्किल्स मुकम्मल किए, मतलब ग्रेजुएशन और उसके बाद पीएचडी या जो भी आपने यहाँ पे किया, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपने स्टडी कंप्लीट करते हो। अगर कोई स्टूडेंट्स जैसे पाकिस्तान से या इंडिया से जो दोस्त देख रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हुए वो इंटर के ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर या मास्टर लेवल के ऊपर वो स्टडी कंप्लीट करते हैं, वहाँ पे अब वो कोर्सेज़ करते हैं, क्या वहाँ से वो लिंक्डइन से वो अप्लाई कर सकते हैं, या इटली के अंदर या यूरोप के अंदर क्या ऐसा चांसेस है कि उनको वहाँ बैठे हुए जॉब मिल जाए? इटली में मुश्किल है। जो आप बात कर रहे हो ना, पाकिस्तान से हायर होना, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा। पहली बात, इतना स्किल्ड कि यार वो इधर की कंपनी के कि यार ये बंदा चाहिए। ठीक है, मतलब उनको इन शॉर्ट कि उनको वैसा बंदा यहाँ ना मिले। ठीक है, तो और दूसरी चीज़, ये डिपेंड करता है किस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना या स्पॉन्सर करना उस कंट्री की कंपनी के लिए आसान है। ठीक है, जैसे लाइक दुबई या यूएई में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, या वहाँ पे जो लोग जॉब कर रहे हैं अच्छी, वहाँ की कंपनी, मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, यूरोप में, इटली में, जैसे इनकी कंपनीज़ के लिए बाहर से किसी बंदे को, बाहर से मेरा मतलब यूरोप के बाहर से किसी बंदे को जॉब दे के बुलाना मुश्किल है, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश।
लेकिन फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स एक ऐसी कंट्री है जहाँ मैं मूव भी कर गया हूँ, और ऑफ कोर्स उससे भी उस पे बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे कि मैं क्यों गया वट एवर। नेदरलैंड्स एक ऐसी कंट्री है जहाँ आप लिंक्डइन से जॉब सर्च करके पाकिस्तान से आ सकते हो, आप आ सकते हो, क्योंकि वो उधर वो आपका वीज़ा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये तो दोस्तों हम आपको अगली वीडियो में नेदरलैंड के बारे में बताएंगे, वहाँ पे क्या क्या बेनिफिट है, क्यों वहाँ पे गए और सारा कुछ कैसे हुआ। ये बहुत ही अमेजिंग किस्म की वीडियो है, ये नेक्स्ट हम बताएंगे। जुनैद, यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा दोस्तों के लिए। दोस्त ये पूछते हैं कि क्या हम स्टडी करते हुए अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद बियर कर सकते हैं, और हमें एक वीक के अंदर कितनी इजाज़त है कि हम एक वीक के अंदर कितने घंटे काम कर सकते हैं? एक वीक में आप 21 आवर्स काम कर सकते हो, पर डे 3 आवर्स, ये लीगली है, ठीक है। लोग अगर करना चाहें तो आप ब्लैक में भी काम कर सकते हो, यानी कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किए बगैर आप कैश में पैसे लेके काम कर सकते हो। आपने खर्चों की बात की, खर्चे उठा सकते हैं कि नहीं, यानी कि आप उनके बारे में पूछ रहे हो जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है, ऐसे ही है ना। अच्छा, मेरे ख्याल में इटली एक ऐसा कंट्री है जो स्टूडेंट फ्रेंडली है, इन टर्म ऑफ के ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है यहाँ, अकोमोडेशन इतनी महंगी नहीं है, 200 यूरो में आपको कमरा मिल जाता है। उसके बाद खाना पीना इतना महंगा नहीं है। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, मेरी नज़र में करनी चाहिए, करनी भी चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं अभी फिर भी करनी चाहिए, क्योंकि जो आपने पार्ट टाइम जॉब से सीखना है ना, लैंग्वेज एक्सपोजर, वो आपको किसी और चीज़ से नहीं मिलना, ठीक है। तो अगर आप लेट से आप स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है, और आपने खुद अपने एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, ठीक है, तो पार्ट टाइम जॉब से लेट से आप 700 भी कमाते हो, ठीक है, 700 यूरो पर मंथ, मैक्सिमम 400 यूरो खर्चा है। वो अलग बात है, जितना माहौल बनाना है उतने पैसे लगने हैं, लेकिन मेरी नज़र में 400 यूरोज़। अभी जुनैद, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब आप जॉब आपको यहाँ पे मिली, जॉब मिलने के साथ साथ क्या बेनिफिट थे आपको? यार जॉब मिलने के साथ साथ, अच्छा, जॉब मिलने के बाद 40 आवर्स पर वीक आप काम करते हो, सैटरडे संडे छुट्टी है, एक्स्ट्रा आवर्स लगाओगे उसके पैसे मिलेंगे। बेनिफिट ऑफ कोर्स आपका मेडिकल टोटल फ्री है आपका, और अगर आपकी वाइफ है उसका, बच्चों का टोटल फ्री, इंश्योरेंस लेनी नहीं पड़ती यहाँ। और इटली की बात कर रहा हूँ। और घर? नहीं, हाँ, डिपेंड करता है। अगर आप ऐसी जगह जाते हो काम करने, जैसे मैं पोर्देनोन आया था, तो पोर्देनोन में किसी बंदे को जॉब के लिए बुलाना मुश्किल है, समझ रहे हो। पोर्देनोन छोटा सिटी है, मिलान बड़ा सिटी है, तो पोर्देनोन में अगर कोई जॉब के लिए आएगा तो उसको जॉब के लिए बुलाना मुश्किल है। तो उसको अट्रैक्ट करती हैं कंपनियां कमरा दे के, मतलब घर दे के। तो मुझे, जब मैं पोर्देनोन में जॉब पे था, मेरे पास घर था, ठीक है, अब कंपनी ने फ्री दिया हुआ था, मैं पैसे भी नहीं देता था। लेकिन जब मैं मिलान गया हूँ तो मुझे खुद पैसे दे के घर लेना पड़ा, मतलब मिलान जॉब पे गए थे आप? क्योंकि वो बड़ा सिटी है ना। अब जितना अवे जाओगे बड़े सिटी से, उतना प्यार बढ़ता जाएगा कंपनियों का। प्यार नहीं कह सकते, लेकिन स्ट्रेटजी है उनकी, क्योंकि यंग बंदा जो है ना वो टिकेगा नहीं छोटी सिटी में, यंग बंदा कोशिश करेगा मैं बड़ी सिटी में रहूं। तो ये एक स्ट्रेटजी है उनकी। ठीक है। और जुनैद, एक चीज़ दोस्तों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये पूछते हैं कि भाई सैलरी कितनी होती है अगर स्टडी बेस के ऊपर आप यहाँ स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब करते हैं, तो सैलरी का क्या लेवल है? आप एक ग्रोथ अमाउंट बता सकते हैं? चलें, मैं आपको ये आइडिया, मैंने आपको बताया है, अगर आप इंटर्नशिप से स्टार्ट कर रहे हैं तो 600,000 के दरमियान, ठीक है। ठीक है, जो कि लंबे टाइम के लिए तो रहती नहीं है, वो 6 महीने मैक्सिमम या 1 साल रहेगी। उसके बाद जो सैलरियाँ लगती हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, वो है 1500 जो आपके हाथ में आता है, टैक्स कट कुट गए ये वो सब कुछ, 1500 यूरो जो आपके हाथ में आता है, 1500 यूरो मिनिमम है, स्टार्ट है, ये कह लो। तो दोस्तों ये थी जॉब के बारे में कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और स्टडी करते हुए उनको क्या क्या बेनिफिट हैं, और कैसे वो यहाँ स्टडी करते हुए काम कर सकते हैं, कौन सा काम कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं। उसके बाद जब स्टडी कंप्लीट करते हैं फिर उनको जो चिड़का की लवोर से जोड़ना दीजिए वो कन्वर्ट करवाते हैं। एक मेरी सजेशन है, मतलब जो लोग इस टाइम पाकिस्तान में बैठे हैं और इटली आना चाहते हैं, इटली छोड़ें, जर्मनी आना चाहते हैं, जर्मनी छोड़ें, कहीं भी यूरोप के किसी भी कंट्री में आना चाहते हैं, एक चीज़ इनमें बिठा लें। अगर आपने माइंड बना लिया हुआ है कि मैंने यार इटली जाना है,
कोशिश करें पाकिस्तान में बैठ के इटालियन सीखना शुरू कर दें। आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है ना इंटरनेट पे। यही बात। कोई कोई वो है ही नहीं गिला के यार मेरे पास ये नहीं है, मैं एक्सपोजर नहीं है, इंटरनेट नहीं है। आप जैसे अब ये वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह आप टाइम निकाल के वो भी कर सकते हैं। लैंग्वेज सीखें। हमारे मुल्क में इंग्लिश बस हम पढ़ाई जाती है, वो भी क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिश थे। अगर वो ना होते तो हम शायद इंग्लिश भी ना सीखते। लेकिन इटालियन, कोई एक यूरोपियन ज़बान, अगर यूरोप में आना है यूरोपियन ज़बान ज़रूर सीखें। अभी आप मैट्रिक में होंगे या एफएससी में फ़र्स्ट ईयर में होंगे, छुट्टियों में 3 महीने की छुट्टियों में ज़बान सीखें। ज़बरदस्त। चाहे नंबर 70% ले लें, लेकिन ज़बान सीखें। बहुत शुक्रिया आपका जुनैद, इतना कीमती वक्त दिया। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब वो दोस्त जो चाहते हैं कि स्टडी करते हुए यहाँ पर, स्टडी करने के बाद फिर यहाँ पे जॉब करते हुए, जॉब करने के बाद फिर अगर आप सोचते हैं कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, बड़ी कंट्री में जाऊँ, वहाँ जाकर मज़ीद सहूलियात और बेनिफिट लें, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैसे किसी दूसरे कंट्री में इटली से मूव कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं। तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और आज इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि जुनैद इटली में रहते हुए जैसे इन्होंने अपना जॉब और स्टडी कंप्लीट की और उसके बाद फिर इटली से कैसे इन्होंने मूव ऑन किया अनदर कंट्री की तरफ। और बहुत से लोग ये चीज़ पूछते हैं, क्या आप इटली के डॉक्यूमेंट्स लेके किसी और कंट्री में जा सकते हैं, और वो कौन कौन सी कंट्री हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं, और क्या तरीक़ाकार है, लीगली कैसे जा सकते हैं आप। तो आइए आज जानते हैं जुनैद भाई से इन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले तो जुनैद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अगेन। जुनैद, आज आप हमें बताएं कि आप जब इटली में जॉब कर रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब थी, लेकिन ऐसा क्या आइडिया आपके माइंड में आया या क्या चीज़ आपने देखी यहाँ पर और आपने सोचा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए? देखें, रीज़न्स काफ़ी ज़्यादा थी और हर एक की अपनी अपनी रीज़न्स हैं, क्योंकि हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है। ठीक है, मैं अगर अपनी सिचुएशन से स्टार्ट करूं और उन लोगों के लिए जो मेरी सिचुएशन से मैच करते हैं, फिर मैं दूसरों की सिचुएशन भी मतलब टच कर सकता हूं। चूँकि मैं बेटर एक्सप्लेन नहीं कर सकता उनकी सिचुएशन, बट स्टिल आई विल टच इट। तो मेरे केस में ये था कि मेरे पास जो पीआर जिसको हम 00 बोलते हैं, यानी कि परमेसो दी सोजोर्नो पर लुंगो परीएडो, जिसको मतलब लंबे टाइम के लिए जो परमिट होता है, जो 10 साल का मिलता है। इन शॉर्ट पाकिस्तानी पाकिस्तानी लोग बैठे हैं, पीआर परमानेंट रेजिडेंसी मुझे इटली की मिल गई थी। ठीक है, तो मैं क्योंकि एक इंजीनियरिंग जॉब है मेरी और मतलब इटली में पढ़े लिखे बंदे के लिए आई थिंक ग्रो करने के मौके कम है, क्योंकि आपको ज़ुबान उस तरह नहीं आती जिस तरह आनी चाहिए। स्पेशली मेरी फील्ड में जिसमें मैं काम कर रहा था, मेरे लिए ज़ुबान इटालियन बोलना बहुत ज़रूरी था। परफेक्ट राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग सब कुछ मेरी ठीक थी, बट परफेक्ट नहीं थी। तो एक ये रीज़न थी। दूसरी ये रीज़न थी कि इटली का थोड़ा वर्किंग कल्चर एज़ कम्पेयर टू नैदरलैंड्स जहाँ मैं मूव किया है, इतना प्रोफेशनल नहीं था। ठीक है, और ऑब्वियसली मुझे अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई करना था, और इटली में और नैदरलैंड्स में बहुत सिंपल है। नैदरलैंड्स में 1 महीने में मेरी वाइफ का प्रोसीजर हो गया था वीज़े का, एज़ कम्पेयर टू इटली जहाँ 2-2 साल लग जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। और हाँ, पासपोर्ट मुझे 5 साल में मिलेगा वहाँ इंशाल्लाह, अगर सब कुछ ठीक रहा, होपफुली दुआ करिएगा। तो पासपोर्ट वहाँ 5 साल में मिल जाएगा। और भी काफ़ी वजह थी एज़ कम्पेयर टू इटली जहाँ मुझे पासपोर्ट लेने के लिए मज़ीद 7 साल चाहिए थे। तो एक टफ़ डिसीजन था उस टाइम पे ये लेना, लेकिन मैंने लिया। अब कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि एक बार आपको इटली की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है तो आप यूरोप की किसी भी दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं। नैदरलैंड्स में चूँकि मैं गया हूँ, ऐसा नहीं है। नैदरलैंड्स में आप इजीली यहाँ की 00 या पीआर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नैदरलैंड्स में वो कहते हैं कि भाई आपने अगर कन्वर्ट करनी है तो कुछ उनके ऑक्यूपेशंस हैं। उनकी वेबसाइट है एक नैदरलैंड्स की, वो जहाँ आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन है। मिसाल के तौर पर मैं आपको 1-2 बता सकता हूँ कि जैसे आई थिंक वेल्डर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इस तरह के लोग। ठीक है, लेकिन जर्मनी, स्वीडन, ये 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ आप इटली की पीआर लेके 00 लेके आप जाके वहाँ काम कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपने जॉब लेनी है, वहाँ जाना है, वहाँ जाके अपना एड्रेस चेंज करना है, यानी कि नया उधर एड्रेस जहाँ आप रह रहे होंगे वो बताना है, और आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी और आप काम कर सकते हैं। सही। अब मैं कैसे नैदरलैंड्स गया,
मैंने जॉब सर्च करना शुरू की, जैसे ये पिछली वीडियो में आपको बताया था लिंक्डइन पे। और सिंस के मेरे स्किल्स बड़े अच्छे हैं लिंक्डइन पे जॉब सर्च करने के हवाले से, तो मुझे आई थिंक विद इन 3 मंथ्स मुझे जॉब मिल गई थी नेदरलैंड्स में। और जो मुझे जॉब मिली, मेरी कंपनी ने ही मेरा वीज़ा अप्लाई किया। मैंने आपको पहले बताया कि उनके इमिग्रेशन के इश्यूज़ नहीं है, बहुत क्लियर है, इतना क्लियर है कि आप घर बैठे बैठे अपने सारे इशू सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, कॉल कर लो, उनको बता देंगे, ईमेल कर लो, बता देंगे, सब कुछ। तो मेरी कंपनी ने मेरा वीज़ा अप्लाई किया, उन्होंने मेरा वीज़ा अप्लाई किया और मैं चुप करके नेदरलैंड्स चला गया। ये था मेरा लिए। जो आपकी यहाँ की कंपनी इटली की, उन्होंने नहीं, मैंने लिंक्डइन में जॉब सर्च की किसी नई कंपनी में, उस कंपनी ने मेरा वीज़ा अप्लाई किया। जो नेदरलैंड में थी? जी, जो नेदरलैंड्स में मेरी कंपनी थी, उसने मेरा वीज़ा अप्लाई किया और उसने मेरा सारा प्रोसेस किया। मुझे उधर रेंट पे घर भी ढूंढ के दिया। और मतलब वो बहुत हेल्प करते हैं। नेदरलैंड्स में प्रोफेशनल हैं लोग, जो उनको पता है कि अगर हमने किसी बंदे को बाहर से जॉब दे के यहाँ ला रहे हैं, तो उस बंदे ने जनाब यहाँ आके प्रॉपर उसके मसले हैं, लाइक उसको घर ढूंढना, वो घर ढूंढने में हेल्प करेंगे शुरू में। फिर आपको पैसे मिलते हैं आने के। फॉर एग्जांपल मैं इधर से गया हूँ तो मुझे कुछ रीलोकेशन चार्जेस बोलते हैं उसको, कि भैया आप रीलोकेट कर रहे हो, अपना सामान लेके आ रहे हो, ये वो, उसके पैसे हैं, कोई अच्छे भले पैसे हैं, मतलब यूरोज़ में, 1000 यूरोज़ में। तो अच्छे वाले पैसे उस चीज़ के मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका वर्किंग कल्चर बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इंग्लिश बोलते हैं, हर बंदा इंग्लिश बोलता है, इवन के बैगर, प्लम्बर, मतलब यू नेम इट, एवरी पर्सन स्पीक्स इंग्लिश। 80 साल तक जो उनके जो मतलब बूढ़े हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं। तो वो कंट्री उस हवाले से बड़ी अच्छी है। बट आई मिस इटली अ लॉट, क्योंकि इटली का मैंने 6 साल गुजारे हैं इधर। मैं वेदर, इटली का खाना, इटली की गलियाँ, इटली के शहर, जो एक यूरोप में आप जब पहली दफ़ा किसी शहर में आते हो ना, कंट्री में आते हो, उससे जो आपकी अटैचमेंट होती है ना, वो नहीं जाती। अच्छा जुनैद, इन शॉर्ट आप दोबारा से बता दें, लड़कों को पता चल जाए कि नेदरलैंड मूव करने का क्या तरीकाकार है, कि वो लोग इटली में रहते हुए कैसे मूव कर सकते हैं? जो मैंने इन शॉर्ट यही है कि अगर आप मतलब आपने अगर इंजीनियरिंग जॉब करनी है या ऐसी जॉब करनी है जो ऑफिस टाइप की है, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप की जॉब है ना, एक तो लेबर जॉब है, एक ऑफिस जॉब है। अगर आपने ऑफिस टाइप की जॉब करनी है, उसमें आप सिंपली जॉब अप्लाई करें, उधर की कंपनी आपका वीज़ा लगा देगी और आप वहाँ चले जाए। ठीक है। और अगर लेबर के अंदर है कोई, अगर लेबर में करनी है, मैंने आपको बताया है कि वो शायद 0-0 भी करना, मैं शायद वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 100% नहीं पता, वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट। उधर लेबर की एक कैटेगरीज हैं 2-3, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वेल्डर्स, ये 2-3 है। इनके आपको जॉब मिले अगर, तो आप अपनी 0-0 की बेसिस पे वहाँ काम कर सकते हैं। और इटली में 0-0 कितनी देर के बाद मिलती है? अच्छा, इटली में 0-0 मिलती है, जैसे मैं स्टूडेंट था, ठीक है, तो मैं जिस दिन लैंड हुआ हूँ, जिस दिन मैं इटली लैंड हुआ हूँ एयरपोर्ट पे, उस दिन से लेके 5 साल ड्यूरेशन जो है उसके बाद मिल जाती है। 5 साल पूरे हो जाते हैं, आपको मिल जाती है। उसकी रिक्वायरमेंट यही है, आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, आपके पास कम से कम 1 साल का टैक्स रिटर्न होना चाहिए, जो कि मिनिमम 12,000 यूरो, यानी कि आपने 1 साल में कम से कम 12,000 यूरो कमाया हो। उसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि लोग मास्टर्स डिग्री कर चुके हैं मेरी तरह, उनके लिए नहीं चाहिए A2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट। और डिपेंड करता है, इटली का यही प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन की समझ नहीं आती। कहीं आप पोर्देनोन में, ठीक है, इधर रूल्स थोड़े डिफरेंट है। इधर कहते हैं आपके पास घर भी होना चाहिए, मतलब आपने रेंटेड घर होना चाहिए। मिलान में नहीं है, तो मैंने मिलान में किया था, मेरे लिए अल्लाह का शुक्र है बड़ा स्मूथ था। ज़बरदस्त। अभी जुनैद, आप ये बताएं दोस्तों को, देखने वालों को, कि नेदरलैंड की लाइफ कैसी है, वहाँ का माहौल थोड़ा सा ये बताएं कि नेदरलैंड टाइम टेबल क्या है जॉब का? नेदरलैंड्स की वर्क लाइफ बैलेंस अमेजिंग। वर्क लाइफ बैलेंस मैं कहता हूँ इटली से कई गुना बेहतर है। अब मैं, तुम्हें पता ही है, अदील को पता है, मैं पोर्देनोन में जॉब करता था, तो मैं 8-8 घंटे से ऊपर भी काम करता था। और वो मतलब मैंने 10 घंटे ऑन एवरेज एवरी डे काम करता था, और मुझे उसके एक्स्ट्रा आवर्स के पैसे नहीं मिलते थे। और इधर का वर्किंग कल्चर ऐसा है कि अगर आप स्त्रानेरी हैं, यानी फॉरेनर हैं, तो आपको शायद इतनी जल्दी वो मतलब सिस्टम में भी नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन नेदरलैंड्स का मैं कहता हूँ क्या बात है। अभी आपको दिल सुबह बता रहा था कि मैंने मतलब 5 दिन ऑफिस ऑफ कोर्स, तो 2 दिन मैं घर से काम करता हूँ।
उधर मेरा मैं कॉफ़ी पीने जाता हूँ फॉर एग्जांपल 1-1 घंटा लगा दूँ, मेरा बॉस मुझे नहीं पूछता हाँ भाई किधर थे, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। उधर बॉस आपके सर पे नहीं चढ़ा हुआ हर टाइम कि यार ये क्या क्यों नहीं हो रहा, ख़त्म क्यों नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। वो आपको काम देते हैं उधर, वो आपको कहते हैं यार ये काम ना इस हफ्ते ख़त्म होना चाहिए। वो अब आपकी सर दर्द है, वो काम चाहे आप 50 घंटे लगा के ख़त्म करो, चाहे 5 घंटे लगा के ख़त्म करो, आपने काम करके देना, काम करके दे दो, हो जाएगा, ठीक है। जबकि इटली में ऐसा था, या मतलब इटली में ऐसा है कि बॉस आपको देखते हैं अच्छा है 5 घंटे इसने ख़त्म कर लिया हूँ, चेक करो यार और की कम दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको बताएं कि ये ऑफिस जॉब की बात होती है, जो स्टूडेंट्स प्रोफेशनल जॉब करेंगे यहाँ पे उनके लिए है, गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं। और कुछ कंपनीज के अंदर ऐसे होता है, हर कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है। जी ये कह सकते हैं कुछ कंपनीज में ऐसा होता है, बट आप मैं कर रहा हूँ जनरल, मतलब एक जनरल जो ओपिनियन है। और नीदरलैंड की और जो उसकी खसूसियत है वो ये है कि जॉब्स बहुत हैं, बहुत जॉब्स हैं, इतनी जॉब्स हैं मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब एक बंदे के पास ना एट अ टाइम वो 4 जॉबें ले सकता है, समझ रहे हो। अगर आपके पास अभी एक जॉब कर रहे हो, अल्लाह ना करे आपके कोई हालात ख़राब हो गया अपनी कंपनी के साथ, अपने बॉस के साथ, 4 जॉबें और मार्केट में पड़ी हुई हैं, मिल जाएंगी। जॉब उधर बहुत है, इतनी जॉब है मैं आपको बता नहीं सकता। जुनैद, यहाँ पे एक सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान से मेरे आई थिंक कि नीदरलैंड का वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है। तो क्या वे है, लोग जो आना चाहते हैं पाकिस्तान से, स्टूडेंट्स हैं या इसके अलावा कोई और दोस्त हैं, वो कैसे आ सकते हैं नीदरलैंड में? या मैं बात कर रहा हूँ वर्क वीज़े की या विजिट वीज़े की, कैसे आ सकते हैं? इस बारे में मैंने वीडियो भी बनाई है अपनी, मेरी अपलोडेड है वीडियो, वो आप लिंक में शेयर कर देना। लेकिन मैं अभी भी बताता हूँ बिल्कुल। 3 तरीके हैं। पहले तो आप स्टूडेंट आए, ठीक है। हर कोई किसी के पास पाकिस्तान में इतना पैसा नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नीदरलैंड्स की एजुकेशन महंगी है, ठीक है। नीदरलैंड में पार्ट टाइम जॉब का मसला नहीं है, पार्ट टाइम जॉब से आप अपने फ़ीस भी पे कर लेंगे। लेकिन ये भी याद रखें कि नीदरलैंड्स में पढ़ाई भी टफ़ है। वो आप ऐसा नहीं है, शुगल नहीं है कि आके तो बस जी एडमिशन ले लिया तो यूनिवर्सिटी जा नहीं रहे, पढ़ना भी है, ठीक है। पढ़ोगे नहीं कि वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वीज़ा कैंसिल, वो वापस भेज देंगे, ठीक है। नीदरलैंड्स में आप स्टूडेंट आओ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मतलब आपको बैंक में शायद 20,000 यूरो रखवाना है, और फ़ीस भी महंगी है, और फिर उधर पर मंथ खर्चा आपका 700-800 यूरो आ जाता है, जबकि इटली में वही खर्चा 400 यूरो होता है, ठीक है। लेकिन पार्ट टाइम जॉब से आप कर लेते हो। लेकिन मसला ये है कि स्टार्ट में पैसे नहीं होते कुछ लोगों के पास लगाने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट आओ अगर आ सकते हो, बेस्ट है। मैं कहता हूँ बैचलर्स में आ जाओ, मतलब FSC करके बेस्ट है, आप उस टाइम आ जाओ। यकीन करो, आप 3 साल बाद जब आप डिग्री कर लोगे, 2 साल आप काम करोगे, अब 23 साल आपकी उम्र होगी, आपके पास पासपोर्ट भी होगा, आपके पास सब कुछ होगा 23 साल की उम्र में। और मैंने ऐसे लड़के पाकिस्तानी देखे हैं वहाँ जिनके पास ये सब कुछ है 23 साल की उम्र में, माशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आप नहीं आ सकते बैचलर्स में, आप मास्टर्स में आ जाओ। स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, बहुत कम है, बहुत कंपटीशन है स्कॉलरशिप का, उसको ही मिलती है जो बहुत ही हाई लेवल बच्चा हो, ठीक है। यहाँ मास्टर्स में आप खुद पैसे लगा के आ जाओ, वही बात आ गई, पैसा लगना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ना जॉब लो। आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो, स्पेशली कंप्यूटर के लोग जो हैं, जो कंप्यूटर पढ़ते हैं, जॉब लो पाकिस्तान में बैठ के, लिंक्डइन में जॉब अप्लाई करो, बहुत जॉब है। मैं एक कंपनी का नाम बताता हूँ, ASML। ये इतनी जॉब्स देती है, इंडियन इधर इतना आता है, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये कंपनी देख लें, सर्च कर लें लिंक्डइन पे, अगर आपको लगता है आपके पास स्किल्स हैं, अप्रोच करें इन्हें। बहुत जॉब है इनके पास कंप्यूटर के लोगों के लिए, बल्कि हर किस्म के लोगों के लिए। रिसेंटली अभी एक लड़का मुझे मिला था, लाहौर से आया, केमिकल इंजीनियर है वो, 3 साल का उसका सिर्फ तजुर्बा पाकिस्तान में, उसको जॉब मिली है इधर, उसको वहीं से वीज़ा उसका अप्लाई हुआ है, वो वहीं से इधर आया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मतलब ये कह लें कि आप अगर 10 इंडियन आते हैं ना तो एक पाकिस्तानी आता है। ये जो रेशो है ना, ये ज़्यादा करनी है हमने, हमारे लोगों को ना बस पता नहीं है कि आना कैसे। इसलिए तो भाई हम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं कि आप लोगों को पता हो, नॉलेज हो, और आप पाकिस्तान में बैठ के खुद अप्लाई करके आ सकें, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। थर्ड वे जुनैद,
थर्ड वे शादी कर लो नहीं, थर्ड वे से कोई नहीं। नहीं, मैंने ये भी सुना है, जो मैंने देखा भी काफ़ी लोगों को, लोग पाकिस्तान में बैठ के विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। आई थिंक उसकी प्राइस है 20-25-30 हज़ार प्राइस है वीज़े की। नहीं, विजिट वीज़ा अप्लाई करके आप क्या करोगे कल को इधर? विजिट वीज़ा आप अप्लाई कर, एक बात याद रखना, नेदरलैंड में अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करोगे, वो आपको चेक करते हैं कि विजिट वीज़ा पे आए हो, पहले पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करो, बताओ कहाँ रह रहा हूँ और कब मैं जाऊँगा। और जब आप बता देते हो मैं यहाँ रह रहा हूँ, फिर वो आके चेक करते हैं, हाँ ये बंदा अभी तक वहाँ से गया कि नहीं गया, ठीक है। और फिर अगर वो बंदा वहाँ नहीं मिलता, फिर उसको चेक करते हैं उन्हें कितने हुए। नेदरलैंड्स इज़ वेरी टफ, मतलब उनका इमिग्रेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपके फ़ायदे के लिए भी बहुत अच्छा है, और अगर आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो पकड़ भी लेंगे। अब उधर आप बच नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए उनका सिस्टम अच्छा भी है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने अपनी फैमिली को विजिट पे बुलाना, वो भी पॉसिबल है, आराम से आप बुला सकते हैं, बड़ा आसान है। लेकिन वो कहते हैं हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करो, और तरीका कोई नहीं है आने का। जिन्हें लास्ट क्वेश्चन है आपके साथ दोस्तों के लिए, कि आपने बताया कि फैमिली को बुलाया, जैसे आपने अपनी वाइफ को वहाँ पे बुलाया, क्या नेदरलैंड से जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, ज़ाहिर है आपके पास जॉब थी वहाँ पे, सब कुछ था, तो क्या जब आप वहाँ पे नेदरलैंड में अप्लाई करते हैं, तो क्या वहाँ भी सेम लाइक अपॉइंटमेंट चाहिए, कुछ पैसे वगैरह देने होते हैं, या ऐसा कोई सीन नहीं है? वाइफ का या अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस, टोटल फ़ीस 200 यूरो बस। बस और क्या करना है, घर बैठ के करना है। मैंने अपनी वाइफ का वीज़ा खुद अप्लाई किया था घर बैठ के, सिर्फ घर बैठ के, कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान से क्या रिक्वायरमेंट थी? पासपोर्ट और निकाहनामा, डेट्स इट, बस वीज़ा लगा, फिर टिकट ली और आ गए, और इसके अलावा कोई कंफर्मेशन? ऑनलाइन घर बैठ के अप्लाई किया, ईमेल आ गई कि मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है। बस वो वाला ईमेल लेके एम्बेसी जाना था पाकिस्तान, उन्होंने स्टिकर लगा देना था, मतलब वीज़ा स्टैम्प कर देना था। ज़बरदस्त भाई, आपने अपनी वाइफ बुला लें, नेदरलैंड में बहुत इजी आना, और ये जनवन है, ये जीता जागता आपके सामने सबूत है। और इनके पेज, फेसबुक पेज और यूट्यूब पे आप इनको लाजमी फॉलो करें। आपको नेदरलैंड के हवाले से और ऑल यूरोप के हवाले से भी, जुनेद स्टडी बेस के हवाले से जितने भी स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इनसे मिलेगी। इवन कि जो लोग सीवीज़ को लेके परेशान होते हैं, जो मुझे कह रहे हैं कि मुझे सीवी चाहिए, मुझे कवर लेटर चाहिए, उनके लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म जो लेटर होता है मोटिवेशन, वो भी बहुत कुछ आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। एज सुन एज जैसी पॉसिबिलिटी होगी आपके साथ ये कांटेक्ट में भी रहेंगे, और आपके साथ ये हर तरह की इंफॉर्मेशन भी शेयर करते रहेंगे। वेल, इटली में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी है वो है लाइसेंस। डॉक्यूमेंट्स तो है ही, लेकिन इसके साथ लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से या इंडिया या किसी भी कंट्री से आते हैं स्टडी बेस के ऊपर, और वो दोस्त जो स्त्रानेरी हैं, जो मिग्रेंट्स हैं, जो इटली के अंदर हैं, उन लोगों के लिए ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये है लाइसेंस। ये इतना ही ज़रूरी है कि जितना यहाँ पे सांस लेना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि लाइसेंस आने के बाद आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद भाई वंस अगेन, और इन्होंने इटली के अंदर अपना लाइसेंस आज हासिल कर लिया है। हम वीडियोस बना रहे थे, वीडियोस बनाने के दरमियान में ही, यानी कि ये अराउंड अबाउट ये 2-3 दिन से इनके अंदर ही इन्होंने अपना लाइसेंस हासिल कर लिया है, इटालियन गवर्नमेंट से ले लिया है। ये माशाल्लाह इनका लाइसेंस है, 10 साल का इंटरनेशनल लाइसेंस है, कि दुनिया में कहीं भी ये गाड़ी ट्रैवल कर सकते हैं, कार जो है वो चला सकते हैं, मतलब कहीं भी। तो आज इनसे ये जानेंगे कि भाई इटली के अंदर अगर आपने लाइसेंस करना है तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और क्या बेसिक चीज़ें, क्या चीज़ चाहिए होती है, कैसे कर सकता है बंदा। जी जुनेद, वंस अगेन आप हमें ये बताएं कि लाइसेंस क्यों ज़रूरी है, और कैसे एक बंदा यहाँ इटली के अंदर लाइसेंस कर सकता है। देखें, लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। मतलब आपकी, मतलब लेट्स से आप स्टूडेंट हैं तो आपको मे बी पार्ट टाइम जॉब करनी पड़े, जो ऐसी जगह करनी पड़े जो दूर है काफ़ी, उसमें लाइसेंस ज़रूरत है। जब आप लेट्स से आपने जॉब ले ली है, जब डिग्री कर ली है आपने, उसके बाद फिर आपको जॉब मिलती है, कोई कंपनी कहती है यार आपने इस जगह जाना है जॉब करने के लिए जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती, जहाँ ट्रेन नहीं जाती, तो वो शायद आपको जॉब इसलिए ना मिले कि यार लाइसेंस नहीं है। चलें, ये भी मसला नहीं है, आपकी शादी हो गई है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग इन यूरोप। तो लाइसेंस तो बहुत ज़रूरी है, नो डाउट ऑन दैट, ठीक है। अभी मुझे ये बताएं कि लाइसेंस इटली में एक बंदा कैसे कर सकता है, क्या उसके लिए लैंग्वेज चाहिए या विदाउट लैंग्वेज भी कर सकता है? लाइसेंस के लिए आई वुड से कि अभी जो मतलब तरीक़ेकार आ गए हैं, लैंग्वेज नहीं चाहिए, बट आ जाए, आती हो थोड़ी बहुत,
गुजारा हो जाता है। बेहतर है कि थोड़ी बहुत आती हो। हाँ। ठीक है। पहले तो आप थ्योरी का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, थ्योरी के एग्ज़ाम के लिए नॉर्मल सा प्रोसेस है, वो आपने इधर इधर इनका पोस्ट ऑफिस है, वहाँ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं आपने, मेडिकल करवा के ये वो सब कुछ। वो आप पहले थ्योरी का एग्ज़ाम देंगे। थ्योरी के एग्ज़ाम में 30 ट्रू फॉल्स आते हैं, 30 में से 3 गलत होने चाहिए, इससे ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए, मानी कि 27 मिनिमम ठीक होने चाहिए। और आप जब वो थ्योरी का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको 3 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की ट्राइज़ मिलती हैं। फिर उसके लिए आपको किसी स्कूल के साथ मुंसलिक होना पड़ता है, किसी जो आपको ड्राइविंग सिखाते हैं। मिनिमम आपको 6 ड्राइविंग क्लासेस करनी है। अगर तो आपको पहले से ड्राइविंग आती है पाकिस्तान से, तो फिर तो आपके लिए बड़ा इजी है, आप 6 क्लासेस लेके आई थिंक आप पास कर लेते हो पहली बार में ही। लेकिन हमारे जैसे लोग जिनको पाकिस्तान में ड्राइविंग नहीं आती थी, हमने पहला एग्ज़ाम दिया। मैं उस टाइम पोर्टदेनोर में था जहाँ डील रहता है इसी सिटी में, और मैंने पहला एग्ज़ाम दिया तो पहला एग्ज़ाम मेरा फ़ेल हो गया। फिर मैं मिलान शिफ्ट हो गया, लेकिन मुझे एग्ज़ाम के लिए दोबारा पोर्टदेनोर नहीं आना पड़ा। वो मैं आया 3-4 महीने बाद अगेन। मिलान में भी किसी और स्कूल के साथ ड्राइविंग कर रहा था, इधर भी आके की, फिर दोबारा फ़ेल हो गया। फिर मैं नैदरलैंड्स चला गया। नैदरलैंड्स जब गया तो मुझे डील ने पुश किया, 2-3 और फ्रेंड्स थे मेरे, उन्होंने पुश किया कि एक बार आखिरी ट्राई है कर लो। तो अभी मैं मंडे को आया था यहाँ, और इन्हीं 4 दिनों में मैंने अपनी दोबारा ड्राइविंग की क्लासेस की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे हाथ में ये एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। और ये बहुत बहुत भाई आपको मुबारक हो। माशाल्लाह जुनेद को 10 साल का लाइसेंस मिल गया है इंटरनेशनली, बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो अभी आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो मिgrants हैं यहाँ पे जो रह रहे हैं, जितने भी जो नए आने वाले इटली के अंदर हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए यही पैगाम है कि पहले तो आप जब यहाँ आएंगे तो आपको ख़ुद ही आइडिया हो जाएगा कि आप जिस सिटी में हैं, जिस जगह पे हैं, आपको उस हवाले से लाइसेंस की कितनी रिक्वायरमेंट है। आपने खुद जज करना है अपनी सिचुएशन को। तो अपनी सिचुएशन के मुताबिक अगर आपको लगता है कि लाइसेंस करना है, गो फॉर इट, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब मैंने कर लिया, मैं कह सकता हूँ इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आई नो इट्स मतलब काफ़ी मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल मतलब दिमाग की गेम है सारी, आई थिंक सारी दिमाग की गेम है, मतलब अपने नर्व्स कंट्रोल करने की गेम है। तो लेकिन ये ज़रूर करें, मुश्किल स्टेप है, लोग इसको यही सोच के भी नहीं करते आधे लोग कि यार पता नहीं होना है, नहीं होना, होना नहीं होना, लेकिन हो जाता है। इसलिए मेरी यही एक एडवाइस है कि अगर आपको ज़रूरत है तो कर लें। अब आप अपनी लाइफ को कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब वो फीलिंग, पहले वाली फीलिंग से अब वाली फीलिंग कैसी है? बहुत मतलब पहली बात तो ये कि मतलब एग्ज़ाम पास करके सर में से कोई बहुत बड़ा बोझ ना बर्डन कम हो गया, कम नहीं ख़त्म हो गया ड्राइविंग के हवाले से। लेकिन अब ये है कि अब अगले स्टेप्स हैं ना, हर चीज़ जब हर चैलेंज आता है तो अगले चैलेंजेस आते हैं। अब अगले चैलेंजेस ये हैं कि यार कार लेनी है, उसको प्रॉपर रोड पे चलाना, आप चलानी तो आती है बट प्रॉपर जो एक कंट्रोल है पूरा उस वो खुद लेना है। गाड़ी लेनी है, उसके बाद फिर गाड़ी के जो भी मतलब अखराजात हैं उनको चेक करना है। तो एक चीज़ है यूरोप में, यू नेवर स्टॉप स्ट्रगलिंग, और यही अच्छी बात है, ये खूबसूरती है कि इंसान हर टाइम दौड़ में रहता है। और अगर ज़िंदगी में दौड़ नहीं होगी तो कुछ ज़िंदगी का मकसद नहीं होगा। जिन्हें एक सवाल ये है कि जो दोस्त भी पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं और से आते हैं अपना पाकिस्तानी लाइसेंस लेके, तो उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? क्या वो यूरोप के अंदर अपने लाइसेंस को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं? आपको अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लाना है, और वो आप यहाँ आने के बाद 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं आप यूज़ कर सकते। कन्वर्ट यहाँ नहीं होता, पर अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो गलत है। लाइसेंस कन्वर्ट हरगिज़ नहीं होता। हाँ, पिछली वीडियो में जो नेदरलैंड्स वाली थी उसमें शायद मैं ये बताना भूल गया कि नेदरलैंड्स काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है जॉब्स दे के, ये तो मैंने बताया। लेकिन एक चीज़ है उनकी जिसको बोलते हैं 30% रूलिंग, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि वो क्या है क्या नहीं है, बट मैं उसका एक फ़ायदा ये बता देता हूँ कि उस पर आप अपना लाइसेंस लेके आएँ पाकिस्तानी इंडियन, जो कि आपके आने से 6 महीने पहले का मिला हो, यानी कि 6 महीने पुराना हो, उसको आप चुप करके वहाँ के अदारे में दें। 50 यूरो पाकिस्तानी 15,000 आज की डेट में, उसमें आपको नेदरलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। ज़बरदस्त। और कितने 10 साल का मिलेगा? हाँ, मतलब लाइफ टाइम। लाइफ टाइम।
ये आप सबके लिए गुड न्यूज़ है भाई। जो दोस्त भी नेदरलैंड के अंदर मूव ऑन होते हैं, वहाँ पे उनको जॉब मिलती है, वहाँ पे वो लीगली स्टेटस हासिल करते हैं और उनके पास पिछला पाकिस्तानी या इंडियन 6 महीने पुराना लाइसेंस हो, तो वो अपने उस लाइसेंस को नेदरलैंड के अंदर चेंज करवा सकते हैं लाइफ टाइम। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक और चीज़ मैं बताऊंगा, स्पेशली आई डोंट नो अबाउट इंडिया बट पाकिस्तान, हम जब यंग होते हैं 18-19 साल के, हमारे में ट्रेंड ही नहीं है कि गाड़ी का लाइसेंस लेना है। ठीक है, जिनके पास गाड़ी है वो भी नहीं लेते लाइसेंस, जिनके पास है ही नहीं वो बेचारे सोचते ही नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो भी नहीं लाइसेंस लेते, वो भी कहते हैं है लर्नर बनवा लिया, काम चलाई जाओ। ये बहुत ज़रूरी है। अब 18 साल के जब आप हों, पहला काम ये करें, लाइसेंस ले लें। मैं नेदरलैंड में लाइसेंस इजीली कन्वर्ट कर सकता था, मेरे पास थी वो ऑफ़र, हाँ, लेकिन चूंकि मेरे पास पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं नहीं था था। तो मैं नहीं कर सका। और ये चीज़ इतनी चुपती थी, मैं आपको बता नहीं सकता। तो चुप करके अपना एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे ही आप 18 के हों, अगर नहीं है, अगर 22 के हैं अभी भी, तो अपना लाइसेंस लें। ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आ जाता है। और जितने दोस्त भी सऊदीया गल्फ़ से हमें देख रहे हैं, यूएई से देख रहे हैं, उनके लिए भी यही पैगाम है कि आपका लाइसेंस यहाँ पे चेंज नहीं होता। सिर्फ अगर आपको नेदरलैंड के अंदर जॉब मिलती है तब, लेकिन अगर इटली में या किसी और कंट्री में आते हैं तो सिर्फ 1 साल के लिए यूज़ करने का कानून है। मैं इटली की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ के कानून उनके मुताबिक होंगे। और नेदरलैंड की बात करें, जैसे कि नेदरलैंड में अभी जुनैद हैं, ये आपको खुद भी इंफॉर्मेशन देंगे कि वहाँ पे क्या कानून है और वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी कंट्री का, पाकिस्तान कंट्री का लाइसेंस हो 6 महीने पुराना, जब आप नेदरलैंड में एंटर होते हैं तब लीगली, और आपके पास वहाँ पे जॉब स्टेटस हो तो। वेल, ये एक बहुत ही प्यारी वीडियो थी लाइसेंस के हवाले से, कि लाइसेंस कितना इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के अंदर, इसका क्या रोल है। और इसके हवाले से मैं भी आपको मज़ीद वीडियोस में बताऊंगा कि भाई क्या क्या आप इस लाइसेंस से कर सकते हैं, कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं, क्या तरीकाकार है, क्या बेनिफिट है। वेल, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त और जुनैद भाई से भी इजाज़त लेंगे। आज ये निकल रहे हैं नेदरलैंड वापस, और इंशाल्लाह पता नहीं कब मुलाकात होगी इनसे, या नेदरलैंड हम जाएंगे तो तब मुलाकात होगी। तो बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने वंस अगेन आपने इतना ज़्यादा कीमती टाइम दिया और बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन दोस्तों के साथ शेयर की है। अल्लाह ताला की ज़ात इसकी आपको जज़ा देगा कि आपने इतनी प्यारी इंफॉर्मेशन दोस्तों के साथ शेयर करी है। जी, बस स्टे इन टच रहिए मेरे साथ भी, मेरे चैनल के थ्रू। मैं बहुत जल्दी वीडियोस आएंगी मेरी इस हवाले से। इंशाल्लाह दुआ है मेरी कि आप लोगों तक जो ना अच्छे मैसेज ज़रूर कन्वे करें। ये ना, दिल मुझे बहुत पुश कर रहा है वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि आपके पास बहुत नॉलेज है, तो वो ये हर एक तक पहुंचाओ ताकि स्टूडेंट्स को और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। वेल जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।